नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज बात करेंगे बीएलओ की, बूथ लेवल अधिकारी की। बूथ लेवल अधिकारी निर्वाचन आयोग का सबसे मुख्य आधार स्तंभ माना गया है। निर्वाचन आयोग क्या है? बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? बूथ लेवल अधिकारी के लिए क्या नियम हैं, क्या उसके कर्तव्य हैं और क्या उसके लिए दंडात्मक प्रावधान है और उसे किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, आज सब ये हम इस एक वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो संवैधानिक प्रावधान है निर्वाचन आयोग के संबंध में, उसके बारे में हम बात करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 एक में एक जो गठन किया गया है, आयोग का गठन किया गया है, उस आयोग को निर्वाचन आयोग कहा गया है। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि संसद, भारतीय संसद के प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचनों के लिए एक निर्वाचक नामावली तैयार, जिसे हम वोटर लिस्ट आम भाषा में बोल देते हैं, वो करने के लिए उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण एक आयोग में निहित होगा। इसे ही निर्वाचन आयोग कहा गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 324 के खंड 6 में निर्वाचन आयोग के लिए कहा गया है कि जब भी निर्वाचन आयोग कोई अनुरोध करे, तब राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचन आयोग या प्रादेशिक जो आयुक्त होता है, राज्य निर्वाचन आयोग होता है, उसको उतने कर्मचारी वृंद उपलब्ध कराएगा जितने खंड 1 द्वारा निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कर्तव्यों के लिए निर्वहन के लिए आवश्यक हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि निर्वाचन आयोग के लिए जो कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा अनुच्छेद 324 एक के तहत, अनुच्छेद 324 6 के तहत, खंड 6 के तहत उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो इस प्रकार निर्वाचन आयोग के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं बूथ लेवल अधिकारी की। तो इसकी नियुक्ति किसके तहत की जाती है? जो बूथ लेवल अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति ईआरओ या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो कि प्रत्येक जिला स्तर पर एक अधिकारी होता है, उसके द्वारा की जाती है। इसके लिए भारतीय संविधान के तहत एक अन्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, जो एक्ट बताया गया है, 1950 का एक एक्ट है, उसके तहत उसकी धारा 6(2) के तहत बीएलओ की नियुक्ति ईआरओ के द्वारा की जाती है। इसी एक्ट की धारा 13 बीएलओ पर भी लागू होती है, इसलिए वे निर्वाचन आयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत कार्य करते हैं। तो बीएलओ की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? ईआरओ करता है। और इसी एक्ट के तहत 1950 के जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, इसी के तहत बीएलओ को नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अंतर्गत ये कार्य इनको करना पड़ता है। आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं बूथ लेवल अधिकारी जो बीएलओ होता है, उसके नियोजन के आदेश का फॉर्मेट क्या होता है। जो कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आगे डैश दिया है, वहाँ वो जिले का नाम आ जाता है। उसके बाद जो आदेश है उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ होता है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13(2) में निहित प्रावधानों के अनुसरण में मैं श्री को पद नाम, कार्यालय का नाम, मोबाइल नंबर को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के, ये सारा कुछ इसमें फिल करके उसके बाद यहाँ पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के नाम और उसके हस्ताक्षर आ जाते हैं और विधानसभा का निर्वाचन क्षेत्र और जिला सब कुछ आ जाता है। तो ये नियोजन आदेश का फॉर्मेट है। तो जो बूथ लेवल अधिकारी होता है उसका नियोजन इस आदेश फॉर्मेट के तहत किया जाता है। बात करते हैं बूथ लेवल अधिकारी कौन हो सकता है इसकी। तो सामान्य तौर पर तो हम देखते हैं कि बीएलओ उस क्षेत्र में जो नियोजित कर्मचारी है उनमें से किसी को भी बना दिया जाता है, लेकिन जो निर्वाचन आयोग है उसके तहत बीएलओ बनने की सामान्य शर्त यह है कि यथासंभव ये शब्द ध्यान में रखा जाए, यथासंभव बीएलओ को उस मतदान केंद्र का निर्वाचक होना चाहिए जहां उसे बीएलओ के रूप में तैनात किया गया है। तो ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि बीएलओ है वो उसी निर्वाचक क्षेत्र का होना चाहिए जहां पे उसका मतदान केंद्र निर्धारित है। इससे उसे उस क्षेत्र के बारे में सामान्य जानकारी होगी, उसके लिए काम करना आसान होगा। लेकिन ये एक यथासंभव इसमें जोड़ा गया शब्द है, क्योंकि हो सकता है कोई मतदान केंद्र ऐसा भी हो जहाँ कोई कर्मचारी राज्य या केंद्रीय कर्मचारी हो ही ना, तो ये संभव नहीं है। लेकिन जहाँ तक संभव हो बीएलओ उसी मतदान केंद्र का निर्वाचक होना आवश्यक है। बीएलओ
को नियुक्त करने के बाद जो एक इसको पहचान पत्र की आवश्यकता होती है, वो पहचान पत्र का फॉर्मेट भी निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, जो अब आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये भारत निर्वाचन आयोग ऊपर की तरफ इसमें लिखा जाएगा। उसके पश्चात नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में, उसके बाद उसका भाग संख्या, विधान सभा क्षेत्र का क्रमांक व नाम और मोबाइल नंबर, और नीचे जो इशू अथॉरिटी जैसे ईआरओ है या एईआरओ है उनके हस्ताक्षर हो जाएंगे, और ऊपर जो फ़ोटो है और उसके नीचे बीएलओ के सिग्नेचर हो जाएंगे। और ये फॉर्मेट में सभी बीएलओज़ को प्रमाण पत्र, ये पहचान पत्र जारी करने का जो कार्य है वो ईआरओ या एईआरओ द्वारा किया जाता है। बूथ लेवल अधिकारी या जो बीएलओ है उसकी जिम्मेवारी क्या है? जिम्मेवारी के तहत अगर बीएलओ जो है उसको नियुक्त किया गया ईआरओ या एईआरओ के नियंत्रण और प्रोटेक्शन के तहत उसे आवंटित भाग या जो मतदान क्षेत्र उसे दिया गया है उसकी निर्वाचक नामावली, जिसे वोटर लिस्ट भी बोलते हैं, को अपडेट करेगा। तो वो अपडेट करना उसका काम है। सबसे पहले निर्वाचक नामावली में बताए गए क्षेत्र का दौरा करेगा। जब उसको नियुक्ति मिलती है तो सबसे पहले उसे अपने क्षेत्र का भ्रमण करके ये पता लगा लेना चाहिए कि मेरा क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, ताकि वो उससे भली भांति परिचित हो जाए। सुनिश्चित करेगा कि उसे जो निर्वाचक नामावली मिली है वह प्रचलित निर्वाचक नामावली है, यानी करंट है, ये पुरानी तो नहीं है, जो वर्तमान में प्रचलित है वही है। निर्वाचक नामावली से संबंधित क्षेत्र भाग में आवंटित सेक्शन, मोहल्लों और आवंटित निर्वाचकों के संख्या की जानकारी भी वो प्राप्त करेगा। सामान्य जिम्मेदारियों के तहत बीएलओ उन्हें सौंपे गए भाग के निर्वाचक नामावली का अध्ययन करना और उक्त भाग के क्षेत्रों का लगातार दौरा करना तथा स्थानीय लोगों, विशेष रूप से बुजुर्गों और लोकल निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं उनसे बातचीत करते रहना, ताकि उन्हें पता चलता रहे कि कौन यहाँ पे वरिष्ठ नागरिक हैं या जिनकी उम्र 85 वर्ष से ऊपर है, 80 वर्ष से ऊपर है, उनके संपर्क में रहना। जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करना, ताकि नए जो 18 वर्ष के होने वाले हैं उनके वोट बनाना। निर्वाचक नामावली में मर्द है या निवास स्थान बदल चुके हैं, डुप्लीकेट निर्वाचकों के नामों की पहचान करना जिन्हें ईआरओ द्वारा हटाया जाना आवश्यक है। बीएलओ संबंधित राज्य के मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीएलए, ये शब्द ध्यान रखें, बीएलए तो ये होते हैं जो राजनीतिक दल होते हैं राज्य द्वारा या केंद्र द्वारा मान्यता प्राप्त, उनके बूथ लेवल एजेंट होते हैं राजनीतिक दलों के। इनके साथ प्रारूप निर्वाचक नामावली का अध्ययन करेंगे और त्रुटि सुधारों को चिन्हित करेंगे। ये सब काम बीएलओ के होते हैं। इसके अलावा एक अन्य कार्य, जो पोस्ट ऑफिस से कई ईपिक कार्ड हैं वो वापस आ जाते हैं, उन्हें बांटना, ये भी बीएलओ का कार्य। बीएलओ के लिए दावे और आपत्तियों का निस्तारण करना ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। जो आवेदक हैं, जो निर्वाचक या भावी निर्वाचक है, ये ईआरओ को या एईआरओ की ओर से फार्म 6, 6 7 और 8 ये सारे दावे और आपत्तियां प्राप्त होते हैं। ये बीएलओ को भेजे जाते हैं ईआरओ या एईआरओ के द्वारा। तो बीएलओ का कार्य होता है इन दावों और आपत्तियों के संबंध में फील्ड सत्यापन करना और उस क्षेत्र के दौरे के बाद ईआरओ को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अतः आपका जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है वो आपको जो रिपोर्ट करनी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण काम है। उसी के आधार पर निर्वाचक नामावली से नाम जोड़ा या काटा जाता है या उसमें संशोधन किया जाता है। घर घर जाकर निर्वाचकों के ओवरलैपिंग यानी नामों का एक से अधिक बार आना या स्थानांतरण होने या निवास स्थान बदलने या मृत निर्वाचकों की जानकारी प्राप्त करना, ये भी बीएलओ का ही दायित्व है। जिन निर्वाचकों का नाम यानी जिन वोटर्स का नाम है वो सूची से हटाए जाने के संबंध में आपत्ति प्राप्त हुई है, यानी फॉर्म नंबर 7 प्राप्त हुआ है, उन्हें नोटिस जारी करने के लिए ईआरओ को रिपोर्ट या फॉर्म प्रस्तुत करना। निर्दिष्ट स्थानों पर प्रारूप निर्वाचक नामावली या निर्धारित नोट्स प्रदर्शित करना। जिन मकानों के नंबर उपलब्ध नहीं है उन्हें एक सांकेतिक नोशनल नंबर देना। क्षेत्र का दौरा करके दावे या आपत्ति के संबंध में मौके पर सत्यापन के बाद ईआरओ को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना। इस प्रकार से अनेक कार्य हैं जो बीएलओ को निश्चित रूप से करने पड़ते हैं। जो बीएलए हैं यानी बूथ लेवल एजेंट हैं जो राजनीतिक दलों के, उनके साथ भी समन्वय स्थापित रखना चाहिए। दावे और आपत्तियों के संबंध में नजरी नक्शा तैयार करना, अपने क्षेत्र का एक नजरी नक्शा भी बीएलओ को तैयार रखना चाहिए हर समय। और इसके अलावा मृत और निवास स्थान बदल चुके निर्वाचकों की पहचान करना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य। निर्वाचन आयोग के द्वारा बीएलओ के लिए पोशाक और शिष्टाचार के बारे में भी कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं। निर्वाचकों के समक्ष विनम्र रहें और उचित पोशाक में उपस्थित हों। निर्वाचक व उसके परिवार के साथ आपको सभ्यतापूर्वक व्यवहार करें और
संभव हो अगर या आपसे कोई पहचान पत्र आपका मांगे तो संभवतः वो भी आप दिखाएं। जब भी आपका घर घर सर्वेक्षण का, हाउस टू हाउस सर्वे का आपका कर्तव्य आपको निर्धारित किया जाता है, उस समय आपको घर पे विजिट करते समय क्या करना है? सबसे पहले अपना परिचय देना चाहिए कि सर मैं आपके क्षेत्र का बीएलओ हूँ। उसके बाद अपना पहचान पत्र या नियुक्ति आदेश है वो भी आप दिखा सकते हैं। निर्वाचकों को सूचित करें कि आप आयोग के आदेश पर उनके घर आए हैं, और ईआरओ का नाम, पता, मोबाइल नंबर और कार्यालय का पता भी बताएं ताकि वे बीएलओ के कार्य से संतुष्ट न होने की अवस्था में ईआरओ से भी संपर्क कर सकें। ये सब आपके भूमिका और कर्तव्यों के तहत आता है, अतः ये काम आपको अवश्य करना चाहिए। अपने क्षेत्र में विजिट के दौरान जो आपको मुख्य रूप से जो प्रश्न पूछने हैं उसके तहत उन्हें आप सबसे पहले वोटर लिस्ट दिखाएं और पूछें कि क्या उनके घर के किसी सदस्य का नाम निर्वाचक नामावली से छूट तो नहीं गया है। उसके पश्चात पूछें कि उनके परिवार में कितने सदस्य हैं, वो 18 वर्ष से अधिक आयु के हैं और क्या उनके नाम निर्वाचक नामावली में हैं। पूछें कि क्या परिवार का कोई सदस्य किसी अन्य स्थान पर या भारत से बाहर तो नहीं रहने लगा है। पूछें कि क्या परिवार में कोई 18 वर्ष से अधिक का नया सदस्य तो नहीं आया है। और पूछें कि क्या परिवार का कोई सदस्य दिव्यांगजन तो नहीं है। ये सामान्यतः ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी ज़्यादातर लोग अपने इस संबंध में जानकारी आपको आगे आकर स्वयं देंगे। तो इस प्रकार से ये आपकी कर्तव्य के तहत सामान्यतः विजिट के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसके अलावा आप ये भी पूछ सकते हैं कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु तो नहीं हुई है। थोड़ा ये सेंसिटिव मामला होता है, इसलिए इसको थोड़ा तरीके से पूछें ताकि अगले को ये बात थोड़ा उसको फील ना हो। पूछें कि क्या निर्वाचक नामावली में उनके नाम एक से अधिक जगह तो नहीं है। पूछें कि क्या निर्वाचक को किसी कारण से एपी कार्ड के गुम होने, एपी कार्ड के कटे फटे पुराने होने इत्यादि कारणों से बदलने की आवश्यकता है। ये सभी बातें आप उनसे पूछ सकते हैं। या इसके अलावा पूछें कि निर्वाचक नामावली में नाम में सुधार या दिव्यांग निर्वाचक का चिन्हांकन या फ़ोन नंबर जैसे किसी संशोधन की आवश्यकता है। और क्या परिवार के सभी सदस्यों का नाम निर्वाचक नामावली में एक ही जगह है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। सभी निर्वाचक जो हैं उस वोटर लिस्ट में एक जगह पूरे परिवार का नाम होना ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए आप ये पूरी वोटर लिस्ट आप उनको दिखाएं कि और उनसे पूछें कि क्या आप सभी का नाम एक ही जगह पर स्थित है। कई बार क्या होता है कि घर पे कोई मिलता नहीं है तो आप उनके नंबर लेकर उन पर टेलीफोन पर भी बात कर सकते हैं। इसके लिए भी एक निर्वाचन आयोग के द्वारा टेलीफोन प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया है। टेलीफोन पर बातचीत करने का तरीका भी विभाग के द्वारा निर्धारित है। आपको सबसे पहले अभिवादन करना है, उसके बाद आपको अपने क्षेत्र के हिसाब से अभिवादन करने के पश्चात आपको बताना है कि मैं भारत निर्वाचन आयोग की ओर से आपके मतदान केंद्र का बीएलओ बोल रहा हूं, क्या 2 मिनट के लिए मैं आपसे बात कर सकता हूं। मैं आपके परिवार के सदस्यों के निर्वाचक नामावली में विवरण की जांच करने आपके घर आया था। चूँकि आज आप घर पर नहीं थे इसलिए मैंने आपके दरवाजे पर एक नोट छोड़ा है जिसमें मेरा फ़ोन नंबर भी है। कृपया मुझसे फ़ोन पर संपर्क करने का कष्ट करें। तो ये आप इस प्रकार से बहुत ही सभ्य और शालीन तरीके से आप उनसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके घर पे एक नोट भी छोड़ सकते हैं। विजिट के दौरान अगर कोई घर पे नहीं मिलता है तो आप उसके घर पर ये सूचना चस्पा करके आ सकते हैं जिसमें आप अपना नाम, आपका मतदान केंद्र संख्या वगैरह लिख के आप उस पर बता सकते हैं कि मैं आपके निवास स्थान पर आया था और आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आप अपना मोबाइल नंबर और उसके बाद हस्ताक्षर, भाग संख्या, सब वगैरह इसमें जो भी आप चीज़ें हैं वो सब लिख के उनके घर पे चस्पा कर सकते हैं। अब है सबसे महत्वपूर्ण बात, जो अंतिम बात है आपके लिए। आपके जो कर्तव्य और दायित्व हैं आपको जो सरकार ने बताए हैं उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बता दिया है। बहुत ही आसान कार्य है। अगर आप अपने क्षेत्र में 2 या 3 दौरे कर लेते हैं तो सभी लोग आपसे परिचित हो जाएंगे और आपको अपने कार्य में कोई कठिनाई नहीं आएगी। और आपका फ़ोन नंबर लगभग सभी निर्वाचकों के पास होना चाहिए ताकि कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो तुरंत आपसे दूरभाष पर संपर्क करके अपनी समस्या का हल कर सकें। लेकिन फिर भी अगर कई बार क्या होता है कुछ बीएलओस द्वारा लापरवाही कर ली जाती है तो उसके लिए दंडात्मक प्रावधान भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 32 के तहत किया गया है, जिसमें जानबूझकर चूक के लिए सजा दी गई है। अगर कोई कर्मचारी जानबूझकर लापरवाही करता है
तो उसे सज़ा मिलती है। जुर्माने सहित कम से कम 3 महीने का कारावास, जिसे 2 साल तक की अवधि के लिए भी बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने से भी उसको दंड दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में मैंने BLO के बारे में बहुत ही जो इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो विभाग का प्रोटोकॉल है, जो राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और इसके बारे में आपको विशेष रूप से काफ़ी जानकारी मिलेगी कि BLO की नियुक्ति किस प्रकार होती है, BLO के दायित्व क्या हैं, BLO के कर्तव्य क्या हैं, BLO को क्या दंड मिल सकता है और BLO को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। आगे के वीडियो में मैं BLO से संबंधित जो फॉर्म्स जो उनको निस्तारित करने होते हैं उनके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।